हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो यहाँ पर देखो जो एक चीज मैंने लिखी है समझ आ रही है यहाँ से? यस सर। तो F4 प्लस प्लस क्यों लिखा है देखो F1 प्लस F2 इन दोनों फोर्स को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्टेंट आ गया F। बिल्कुल इसी तरह से F1 का x कंपोनेंट और F2 का x कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आ गया। बिल्कुल इसी तरह से F1 का y कंपोनेंट, F2 का y कंपोनेंट, जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट आ गया। ठीक है, तो मतलब ये आपस में कनेक्टेड है, ये इक्वल है। बिल्कुल 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 कनेक्टेड है। और यही कनेक्शन जो है वो हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं कि जो दो मैंने इक्वेशन फॉर्म किए हैं, इन इक्वेशन के अंदर जो है मैं वैल्यूज को इंसर्ट करता हूँ। F1 के बारे में तो मैंने कह दिया कि ये जो फोर्स है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है F1 का जो थीटा होगा उसकी जगह मैं जो है वो 0 पुट कर दूंगा, और F1 और F2 के दरमियान जो एंगल है उसकी जगह मैं ये थीटा पुट कर दूंगा, जिसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। सो अगर हम Fx कैलकुलेट करें तो Fx विल बी इक्वल टू F1x प्लस F2x। सो F1 का जो एंगल है वो 0 है, और हमें पता है कि ये जो x कंपोनेंट होता है उसमें cos थीटा आता है। सो F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। बिल्कुल इसी तरह से जब हम Fy निकाल रहे हैं सो इट विल बिकम Fy, सॉरी यहाँ पर थीटा थीटा की जगह जो है वो 0 डिग्री आ जाएगा, जिससे मैंने वहां पे अभी बताया, और F2 का जो एंगल है वो थीटा आ जाएगा।
बिल्कुल इसी तरह से F1 साइन 0 सर हमने प्लस, यहाँ पे जीरो क्यों लिखा है, वहां पे थीटा क्यों लिखा है? बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ मैं। F1 साइन थी 0 प्लस F2 साइन थीटा। अच्छा अब देखो, मैंने यहाँ पे ये जो दो फोर्सेस बनाई है ना, ये वाली जो F1 है, F1 को मैंने अज्यूम कर लिया कि इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो F1 का जो थीटा है वो हो गया 0 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि ये एक्स एक्सिस के अलाउंग होता है। नहीं क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं था, हमने सॉल्यूशन के लिए जो है वो अज्यूम किया। एक फोर्स को हमें अज्यूम करना था कि वो अलोंग एक्स एक्सिस है, या तो वो हम F1 को कर लेते या F2 को कर लेते। तो मैंने F1 को अज्यूम कर लिया कि ये जो फोर्स है इसका थीटा जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसका जो एंगल है वो हो गया 0। F2 का जो थीटा है उसकी जगह में जो है वो ये एंगल प्लेस कर रहा हूँ जो कि है बिटवीन F1 एंड F2, कि F2 का जो एंगल फॉर्म हो रहा है एक्स एक्सिस से या F1 से, वो हो जाएगा हमारा थीटा, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। ओके सर। ओके, सो cos 0 की वैल्यू पता है कितनी होती है? सर 1 होगी। cos 0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो यहाँ हमारे पास 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे F1 से, तो हमारे पास F1 आ जाएगा प्लस F2 cos थीटा। इस इक्वेशन को हम यहीं तक रहने देते हैं। इसी तरह से मुझे साइन 0 की वैल्यू बताओ। सर साइन जीरो जीरो होता है। 0 होता है, तो F1 से मल्टीप्लाई होके हमारा आंसर कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो Fy हमारे पास आ गया F2 साइन थीटा। सो ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास फॉर्म हुई हैं, इन इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और इन इक्वेशन को सॉल्व करके जो है वो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक और चीज़ मैं रिकॉल करवा दूं कि जो हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है F, और जो फोर्स 1 और फोर्स 2 का मैग्नीट्यूड है F1 और F2, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो मैं दोबारा से लिखता हूँ कि ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी Fx इज इक्वल्स टू F plus f cos theta and Fy will be equals to f sin theta। ये बात समझ आई? सर अगर ये इक्वल है तो हम लोग इन सबको एक साथ इक्वेट करके नहीं लिख सकते हैं? किसको इक्वेट कर दें? मतलब F1 और F2 इक्वल है सर, हम ये दोनों इक्वेशंस को इज इक्वल्स को लगा के इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। नहीं कर सकते, बिकॉज ये वाली जो इक्वेशन है ये f की नहीं है, एफ वाई का मैग्नीट्यूड है। इसी तरह ये जो है वो रिजल्टेंट के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। और यहाँ जो हम कह रहे हैं कि यहाँ तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, तीनों जो वेक्टर्स हैं वो बराबर नहीं है, बिकॉज वेक्टर बराबर होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन जो है वो इनकी बराबर नहीं है। फिर हम लोग ठीक है, हम लोग ऐसे करेंगे फिर ये, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। फिर हम ये सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब मैं ये अभी दो आगे अलग समझा अलग रहा हूँ, इक्वेशंस आगे हैं। इसके करते हैं काम, इसके आगे हम जो है वो सॉल्व करते हैं। जो चीज़ें अज्यूम करके दी हुई थी सवाल के अंदर उसी चीज़ों को मैं लेके सॉल्व करूँगा। सो ये दो इक्वेशंस को मैं ले लेता हूँ कि हमारी जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 cos थीटा। इसी तरह से हमारे पास Fy आ गया था F2 साइन थीटा। ठीक है, ये दो इक्वेशंस थी। इन इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर देता हूँ दैट F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड और साथ साथ जो हमारी रिजल्टेंट है F, ये तीनों जो है वो आपस में बराबर है। तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू F1 की जगह मैंने पुट कर दिया F, प्लस F2 की भी जगह मैंने पुट कर दी F एंड cos थीटा। इसी तरह से Fy वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई, F2 की जगह F एंड साइन थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन समझ आई? सर ये सब्स्टिट्यूशन में समझ नहीं आई। समझ नहीं आई?
देखो सवाल के अंदर क्वेश्चन में कहा था ना कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, और दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। सो हमारे पास दो फोर्सेस हैं F1, ये दोनों वेक्टर्स हैं, और ये F2 ये दूसरा वेक्टर। जब हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया तो हमारे पास एक और फाइनल वेक्टर आ गया F। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो जो F1 के ऊपर एरो मैंने बनाया है इट इज वेक्टर, बट जब मैं F1 के साथ यूं बार बना रहा हूं तो इसका मतलब है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से F2 के साथ जब मैं बार बना रहा हूं तो इसका मतलब है F2 का मैग्नीट्यूड, और जब मैं F के साथ बार लगा रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिजल्टेंट है ये हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और सवाल के अंदर ये कहा था कि F1 F2 और ये F ये तीनों आपस में बराबर है। तो हमने रिजल्टेंट की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया। बिल्कुल सही है, हमने जो है वो इन तीनों को आपस में इक्वेट कर दिया। F1 और F2 जब देखो 1 और 2 उस वक्त लगाते हैं जब अलग अलग हो, जब इनके मैग्नीट्यूड बराबर है तो मैंने यहाँ पर जो है वो F1 F2 हटा के सिर्फ F कर दिया। ओके सर। सो हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स है F दैट इज इक्वल टू Fx प्लस Fy, और इसका जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का ये हमारा इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। ये इक्वेशन समझ आई? सर ये इक्वेशन कैसे बनी है? हम लोग ने यहाँ ये पे एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा का क्या किया है? यहाँ पे देखो हर फोर्स वेक्टर जो है वो हमारे, हर वेक्टर फोर्स भी नहीं चाहे कोई भी वेक्टर हो, हर वेक्टर के जो है वो दो कंपोनेंट होते हैं। एक वेक्टर है उसके हमेशा दो कंपोनेंट होंगे, एक कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कहलाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। अगर मेरा वेक्टर ए है तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे ए एक्स और ए वाई। अगर मेरा वेक्टर एफ है तो उसके कंपोनेंट होंगे एफ एक्स एंड एफ वाई। तो इसी तरह से मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट है एफ एक्स और एफ वाई। और ये फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था कि मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला होता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। सर मुझे लगा आपने एफ कॉस थीटा की जगह ये दो इक्वेशंस लिख लिए हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसकी जगह भी हम जो है वो ये लिख सकते हैं कि यही इक्वेशन जो है वो इसके बराबर भी होती है कि वेक्टर f इज इक्वल टू f cos थीटा प्लस f sin थीटा। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। सो एफ एक्स की वैल्यू ये रही हमारे पास, एफ वाई की वैल्यू ये रही हमारे पास। इसको मैं इसके अंदर मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो एफ एक्स की जगह मेरे पास आ जाएगा एफ प्लस एफ कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस एफ वाई की जगह हमारे पास आ जाएगा एफ साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ प्लस एफ कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है? हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लिया है। हाँ, स्क्वायर अप्लाई किया मैंने बोथ साइड, तो यहाँ भी स्क्वायर आ गया, और मेरे पास जो दूसरी साइड है उसमें से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये अंडर रूट है वो स्क्वायर और वो हट गया यहाँ से और हमने हाँ एफ स्क्वायर कर दिया और दोनों की तरफ ही ब्रैकेट आ गया। बिल्कुल सही है, यहाँ का स्क्वायर आ गया और ये स्क्वायर और ये रूट आपस में जो है वो कैंसिल आउट हो गया। एक सेकंड के लिए होल्ड
ओके, सो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। f इज इक्वल्स टू, ये वाला जो फैक्टर है ये मेरा एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला समझ आया? यस सर। ओके, सो अब देखो यहाँ पे हर टर्म के अंदर जो है वो हमारे पास अच्छा एक सेकेंड, पहले कैंसिलेशन हो रही है, तो ये एफ स्क्वायर और ये एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सर ये एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एफ कॉस थीटा हो सकता है क्या कैंसिल? यहाँ और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, बाकी सब में क्या हो रहा है मैं भी समझाता हूँ। ये एफ स्क्वायर जो कैंसिल हुआ वो समझ आ गया? यस सर। ठीक है। सो अब बाकी जो रिमेनिंग टर्म जब कैंसलेशन हो गई तो वहां तो जीरो बचा। अब जो रिमेनिंग तीन टर्म्स ही देखो, यहाँ भी एफ स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी एफ और एफ एफ स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी एफ स्क्वायर आ रहा है। तो इन तीनों में से मैंने एफ स्क्वायर को जो है वो कॉमन ले लिया, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा है सबके अंदर वो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। सो एफ स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जो है मेरे पास ये फॉर्म बच गई। देन ये जो एफ स्क्वायर है इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो जीरो डिवाइड बाय एफ स्क्वायर जीरो हो जाएगा। सो मेरी जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी वो कुछ इस तरह से होगी, दैट जीरो इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा। एंड बाय ट्रिग्नोमेट्री ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो दिस विल बिकम 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 cos थीटा। 1 को वहां ले जाके माइनस कर देंगे, दैट विल बिकम 2 cos थीटा, और cos थीटा विल बी इक्वल टू -1/2। सो अगर हमें थीटा कैलकुलेट करना है, सो थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। यहां तक समझ आ गया? यस सर। ओके, सो फाइनली जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे थीटा, दैट इज cos इनवर्स -1/2, सो हमारा आंसर आ जाएगा दैट थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। सर ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में कैसे आएंगे? एमसीक्यूज के अंदर तो इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, जैसे पास पेपर के अंदर जो है वो यही वाला जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जहां तक मुझे याद है एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया था इसी तरह का सवाल, कि अगर जो है वो दो वेक्टर्स और उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दोज टू फोर्सेस। पास पेपर जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं याद दिलाऊंगा कि ये सवाल हमने जो है वो न्यूमेरिकल में सॉल्व किया था। तो हमें एंगल याद होना चाहिए इस वक्त में? हर जगह याद नहीं होना चाहिए, एक तो सॉल्व करके यहाँ हमने निकाला, इसके अलावा अगर हम बेसिक ज्योमेट्री अप्लाई करें अपनी इस डायग्राम के ऊपर, ये जो मेरी डायग्राम थी मैंने यहाँ पे देखो क्या कहा था कि फोर्स F1 F2 और F ये तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। इसका मतलब है ये हमारा जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की ज्योमेट्री अगर हम देखें, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये तीनों एंगल्स अगर बराबर है, सॉरी तीनों साइड्स बराबर हैं, तो उसका मतलब ये तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो हम F2 का एंगल में मालूम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये हमारा एंगल फॉर्म होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर अब पूरी लाइन 180 की होती है, 60 माइनस करेंगे तो थीटा हमारे पास ऑटोमेटिकली 120 डिग्री आ जाएगा, जिसको हमने वेक्टर एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू प्रूफ करके दिखाया है। ओके सर। ओके, सो ये था हमारा न्यूमेरिकल 2.3। देन मूव करते हैं हम एक न्यू टॉपिक की तरफ।
इस टॉपिक को भी मैंने रिकॉल करवाया था पिछली क्लासेस के अंदर। वहाँ मैंने बताया था कि जब एक स्केलर नंबर को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा स्केलर आता है। कोई भी स्केलर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर दें एक स्केलर क्वांटिटी के साथ तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। बट जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं एक स्केलर क्वांटिटी के साथ तो हमारा आंसर जो है वो हमेशा वेक्टर आता है। सो ये दो जो चीजें मैंने लिखी हैं, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर इज वेक्टर एंड स्केलर मल्टीप्लाई बाय स्केलर इज इक्वल टू स्केलर, ये तो 100% ट्रू है। बट इन केस ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं एक वेक्टर के साथ तो हमारे पास स्केलर भी आंसर आ सकता है और हमारा आंसर जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर भी आ सकता है। लेट्स से हमने एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया एंड हमारा जो आंसर आया है, हमारी जो क्वांटिटी आई है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल इसी तरह से ये भी पॉसिबल है कि हम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर भी जो है वो वेक्टर है। सो इस तरह का प्रोडक्ट जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर स्केलर क्वांटिटी आ रहा हो तो ऐसे वेक्टर प्रोडक्ट को हम कहते हैं दिस इज स्केलर प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर वेक्टर आ रहा हो तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसी तरह से इसको एक और नाम से भी कॉल करते हैं दैट स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। यहां जो बात समझाई वो समझ आ गई? ये आपने पिछली क्लासेस में भी ये वाला रिकॉल कराया था। हाँ, मैं वहां पर मैंने उसको बताया था बट हमने फिर ये वाला टॉपिक शुरू नहीं किया था, एक डेरिवेशन रह गई थी। बट यहाँ हम ये दोनों प्रोडक्ट और इन दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो यहाँ पे सीखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी कौन क्या प्रॉपर्टीज है, और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। सो यहाँ लेट सपोज दो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए और बी। इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बीच में डॉट लगा के। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों ए और बी और इन दोनों के बीच में अगर यूं क्रॉस का साइन लगा दें और उसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, सो दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ तक इन दोनों का बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब हम चलते हैं स्केलर प्रोडक्ट की तरफ, उसको समझते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सो बस इस चीज को ध्यान में रखना कि स्केलर प्रोडक्ट के अंदर जो हमारा आंसर है दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसीलिए उस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कह रहे हैं। और इसकी सबसे सिंपल और सबसे आसान एग्जांपल हमारे पास है दैट इज वर्क डन। वर्क डन जो कि हमें पता है कि एक स्केलर क्वांटिटी है और वर्क डन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वो आंसर आ रहा है वर्क, एंड वर्क इज अ स्केलर, दिस फोर्स इज अ वेक्टर एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। सो दोनों वेक्टर क्वांटिटी को जब हमने मल्टीप्लाई किया सो मल्टीप्लिकेशन इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस मींस दैट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। बात समझ आ गई एग्जांपल वाली? यहाँ पर वर्क स्केलर तो यहाँ पे एफ और डी जब मल्टीप्लाई हो रहे थे तो वर्क आया और वर्क स्केलर क्वांटिटी थी। हाँ, इसीलिए ये जो एफ ओ डी का जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहेंगे या स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। ओके सर। ओके, सो लेट सपोज ये जो दो वेक्टर्स हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ वेक्टर ए और वेक्टर बी की। अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ग्राफिकली इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ए डॉट बी लिखा हुआ है इट्स मीन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं लेट सपोज ए और बी हमारे पास आ गए ये। सो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज
वेक्टर बी। तो इस ऑर्डर को गौर से देखो, इस जिस ऑर्डर के अंदर ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये ए डॉट बी का, दैट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, के बी का वो कंपोनेंट जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए हो, ये कहलाएगा डॉट प्रोडक्ट ग्राफिकली। जैसे फॉर एग्जांपल इस वेक्टर बी को अगर मैं स्प्लिट कर दूं तो मेरे पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे। एक मेरे पास ये कंपोनेंट आएगा जिसको मैं कहूंगा बी वाई, और एक मेरे पास ये कंपोनेंट आएगा, इसको मैं कहूंगा दैट इट इज बी एक्स। ये जो मैंने स्प्लिटिंग की है, समझ आई बात? यस सर। सो डॉट प्रोडक्ट का एक मतलब ये भी होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, और साथ साथ इसका मतलब ये भी होता है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। सो यहां हमारे पास जो कंपोनेंट आ रहा है अलोंग द डायरेक्शन ए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इट इज द बी एक्स कंपोनेंट। तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, ये इक्वल हो जाता है ए मल्टीप्लाई बाय बी एक्स। एंड बी एक्स का अगर हम फॉर्मूला रिकॉल करें, सो बी एक्स का फॉर्मूला होता है बी कॉस थीटा। सो दिस विल बिकम ए बी कॉस थीटा। सो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर होगा ए बी कॉस थीटा के। यहां तक बात समझ आई? इसका ये मतलब हुआ कि हमने जब बी को वो स्प्लिट किया था तो उसका जो बी एक्स वाला कंपोनेंट है वो ए की डायरेक्शन में आ रहा था। फिर बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा हो गया। तो फिर हमने ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा से इक्वेट कर लिया। बिल्कुल सही है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो मैंने ए और बी पे एरो लगाए हैं, जिसका मतलब ये दोनों वेक्टर हैं। राइट हैंड साइड पे देखो मैंने ए और बी के साथ यूं बार्स लगाई हैं, जिसका मतलब है कि ये ए और बी जो है वो मैग्नीट्यूड है। बिल्कुल इसी तरह से अगर लेट सपोज मैं बी डॉट ए करूं, लेट सपोज अगर मैं जो है वो बी डॉट ए निकालता हूं, सो बी डॉट ए का आंसर क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल मैं अपने वेक्टर को इसी तरह से रहने देता हूं जिस तरह पहले बने हुए थे। सो ये हमारा हो गया वेक्टर ए और ये हमारा हो गया वेक्टर बी। सो जिस तरह हमने वहां पे डिफाइन किया था, दोबारा से देख लेते हैं। ए डॉट बी का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन द फर्स्ट वेक्टर। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी डेफिनेशन मैंने लिखी है, कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सो अगर हम अपने इस डायग्राम के ऊपर देखें तो हम किसका प्रोजेक्शन या किसका कंपोनेंट चेक करेंगे अलोंग द सेकेंड वेक्टर? सर ए का प्रोजेक्शन बी पे होगा। बिल्कुल सही है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along the direction of B, B की डायरेक्शन के अंदर जो है वो A का कंपोनेंट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इट मींस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A इन द डायरेक्शन ऑफ B या फिर ऑन वेक्टर B। क्लियर है ये? यस सर। सर आपने यहाँ पे वो स्विच कर दें, आपके यहाँ पे नीचे ए है, नीचे बी आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए नहीं ऑन सर, बी, ये बिल्कुल। ट्राइंगल, अच्छा ये यहाँ पर ट्राइंगल। ठीक है, हाँ हम आसानी से स्विच कर सकते थे, बट मैंने नहीं किया, मैंने डेलिबरेटली इसको नहीं किया है, ताकि वो जो पिछली वाली डायग्राम थी उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ए डॉट बी भी डिफाइन करें और बी डॉट ए भी डिफाइन करें। मैंने डेलिबरेटली इसको ऐसे रहने दिया है। ओके सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो वेक्टर ए को स्प्लिट कर देंगे। तो वेक्टर ए को जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से कंपोनेंट आ जाएंगे। एक कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर आएगा और एक कंपोनेंट जो है वो मेरा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी आएगा।
जो परपेंडिकुलर टू बी आ रहा है इट विल बी नोन एज ए वाई, और जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी आ रहा है इट विल बिकम ए एक्स। स्प्लिटिंग क्लियर है ये? सर ये मुझे ये स्प्लिटिंग समझ नहीं आ रहा है रेड कलर से जाने की। ठीक है, दोबारा से समझा देता हूं मैं। देखो मैंने जिस तरह वहां मैंने जो है वो जिस तरह वहां मैंने जो है वो बी को स्प्लिट किया था, तो यहाँ मुझे ए का प्रोजेक्शन देखना है बी के ऊपर, तो मैंने ए को स्प्लिट करना है। तो जब अगर मैं ए को स्प्लिट करूंगा, तो जिस तरह वेक्टर के हेड से जो है वो हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सिस है और ये मेरा वेक्टर ए है, तो मैं जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो उसको स्प्लिट करता हूँ, तो एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, ये मेरा एक्स एक्सिस है। सो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आया तो हम उसको ए वाई कहते हैं, और एक कंपोनेंट हमारा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही आता है उसे हम ए एक्स कहते हैं। तो यहाँ मैंने इस बी वाली पूरी लाइन को जो है वो एक्स एक्सिस सपोज कर लिया कि हमारा एक वेक्टर जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस ही रहना चाहिए। जैसे अगर मैं पिछली डायग्राम देखूं तो यहाँ मैंने वेक्टर ए को जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस रहने दिया, और ये वाली डायग्राम के अंदर मैंने बी वेक्टर को सपोज कर लिया कि इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अब इस वेक्टर ए को जब मैं स्प्लिट करता हूं तो एक कंपोनेंट हमारा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आ गया, ये वाला, जिससे मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाया था तो उसको नाम दिया ए बाय। बिल्कुल इसी तरह से जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है इट विल बी नोन एज ए वाई, और एक कंपोनेंट जो मैंने बनाया था जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस था, सो ए का दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये वाला कंपोनेंट हमारा बन जाएगा ए एक्स। अब समझ आए स्प्लिटिंग? यस सर। ओके। सो अब देखो ए का कौन सा कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी आ रहा है? ए एक्स। ए एक्स आ रहा है, इसका मतलब है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए का एक्स कंपोनेंट, और जब हम एक्स कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे सो इट विल बिकम वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय ए एक्स मीन्स ए cos theta. So this is the magnitude and this a and b are vector. क्लियर है यहां तक? ओके, सो पिछली जो मैंने डायग्राम की थी या पिछला जो डॉट प्रोडक्ट बनाया था वो ए डॉट बी बनाया था, उसका मेरे पास आंसर आ रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ जो मैंने सॉल्व किया वो मेरे पास है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कॉस थीटा। दोनों इक्वेशन क्लियर है? सर आप रिपीट कर देंगे, मेरा नेट बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, लास्ट तक हमने जो है वो ये फाइनल फॉर्मूला यहाँ से डॉट प्रोडक्ट के लिए ए बी डॉट ए निकाला था, ये समझ आ गया? यस सर। देन मैंने जो है वो अपनी पिछली वाली डॉट प्रोडक्ट जिसमें ए डॉट बी लिखा था उसमें मेरे पास ये आंसर आया था, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, एंड बी डॉट ए मेरे पास अभी यहाँ आंसर आया है मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कॉस थीटा। ये दो इक्वेशन मैंने लिखी है जो कि हमारे दो रिजल्ट थे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, सो अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ रहा है और साथ में एक थीटा आ रहा है, सो थीटा इज दिस एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा जो है वो ए और बी के दरमियान एंगल है। अब फॉर एग्जांपल ये दोनों वेक्टर सेम है तो ये जो थीटा है तो थीटा की वैल्यूज दोनों सेम होंगी। इसी तरह से जो ए और बी जो बार्स के अंदर आ रहे हैं दीज आर दी मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो साइड है हमारी राइट हैंड साइड
और ये जो हमारी राइट हैंड साइड है ये दोनों बराबर हैं। समझ आई बात? ये दोनों बराबर कैसे होगी? देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेट सपोज आ रहा है 5 यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास आ रहा है लेट सपोज 10 यूनिट, ठीक है, और थीटा हमारे पास है लेट सपोज 60 डिग्री। सो यहाँ पर भी 60 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री आ जाएगा। ए और बी की जगह मेरे पास यहाँ पे आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10, और यहाँ बी डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए में मेरे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आंसर सेम नहीं आएंगे? यस सर। सेम आएंगे ना। इसका मतलब ये जो दोनों राइट हैंड साइड है मेरी वो बराबर है, जिससे मैं ये रिजल्ट निकाल सकता हूं कि अगर मैं वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं या फिर मैं वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ लूं, इन दोनों से जो हमारे आंसर आते हैं दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब ए बी और बी ए ऑर्डर चेंज करने से इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेशन कहलाती है। इसका मतलब है कि कम्यूटेशन अकर्स इन स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो है वो आपस में कम्यूट करते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत बार जो है वो हम मैथ्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं। इसको मैं सिंबल और आसान से बता दूं दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। दोनों आंसर सेम आते हैं ना? यस सर। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो ये डॉट प्रोडक्ट भी जो है वो कम्यूट करता है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना दैट डॉट प्रोडक्ट इज केपेबल ऑफ कम्यूटिंग, मींस कि ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें तो ऑर्डर को चेंज करने से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही हमारी जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो कि यहाँ 5 प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है दैट the order of multiplication is irrelevant in scalar product. This means that scalar product is commutative. Clear ये पहली प्रॉपर्टी? अभी हम स्केलर प्रोडक्ट की वो प्रॉपर्टीज कराएंगे अभी। नहीं, यहाँ पर आ गई तो मैंने बता दिया। वैसे हमने नेक्स्ट वही प्रॉपर्टीज की तरफ ही जाना है। एक और मुझे एग्जांपल देनी है, एग्जांपल देने के बाद में प्रॉपर्टीज पे आता हूँ। यहाँ एक प्रॉपर्टी आ गई जो हमने सॉल्व किया तो मैंने यही बता दी। ओके सर। सो स्केलर प्रोडक्ट की मैंने एक कॉमन सी एग्जांपल बताई दैट वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, जिसे हमने जो है उसको डिफाइन किया। मल्टीप्लाई तो नहीं आएगा यहाँ पर, जो है वो डॉट आ जाएगा, बिकॉज हम यहाँ एल्जेब्रा वाली मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहे, वेक्टर वाली मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। सो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स, जिसका हमने डिफाइन इस तरह से किया कि प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन टू अनदर, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर, इसे हम जो है वो डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर जो है वो एक बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, और फोर्स अप्लाई करने से इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाती है इतनी, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ये। सो अब मुझे बताओ कि जो फोर्स है इसका कौन सा पार्ट या कितनी फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में? समझ नहीं आया मुझे क्वेश्चन। एग्जाम्पल समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ तो ये सारी 100 की 100 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेस करवाने में यूज हो रही है। यस सर। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, बट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में नहीं हो रही। लेट सपोज मैंने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई है और उस फोर्स को लगाने से मेरी डिस्प्लेसमेंट सेम यही हो रही है जो पहले हो रही थी। इसका मतलब है कि अब मेरी फोर्स जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं लग रही, बट
my force is making some angle with reference to displacement. Displacement के साथ एक certain angle बना रही है. इसका मतलब ये हुआ कि मेरी सारी 100 न्यूटन फोर्स जो है वो बॉडी को डिस्प्लेस करने में यूज नहीं हो रही है. इस 100 न्यूटन का कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट ऐसा है जो कि डिस्प्लेस करवाने में यूज हो रहा है. ये बात समझ आ गई? यस सर. सो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस 100 न्यूटन का वो पोर्शन फाइंड करूंगा जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा. इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी 100 न्यूटन की फोर्स को स्प्लिट कर दूंगा, और स्प्लिट करने का मतलब रेजोल्यूशन होता है. तो मैं क्या करूं, मैंने हेड से जो है वो एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ किया ऑन दिस डिस्प्लेसमेंट एक्सिस. तो ये मेरे पास एक कंपोनेंट आ गया जो कि यहाँ 90 फॉर्म कर रहा है. सो ये क्या कहलाएगा, एफ एक्स कहलाएगा या एफ वाई कहलाएगा? ये एफ वाई कहलाएगा. ये एफ वाई कहलाएगा जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. और जो ये जो अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है ये क्या कहलाएगा, एफ एक्स कहलाएगा. ये एफ एक्स होगा. यहाँ तक बात समझ आ गई? सर आपने ना इसमें ये बताया कि अगर मैं उस तरफ से फोर्स लगाऊं तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है डिस्प्लेसमेंट से, फिर आपने इस एंगल को आपने स्प्लिट किया इनटू एफ एक्स एंड एफ वाई. हाँ, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरी पूरी 100 न्यूटन फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा रही, जिसलिए जैसे मैंने पहली एग्जांपल दी उसमें पूरी 100 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसमेंट करवा रही थी. अब मेरी पूरी 100 न्यूटन की फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा रही. अब इस 100 न्यूटन का एक पार्ट है जो कि डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है, और वो कौन सा पार्ट है, एफ एक्स. तो इस फोर्स का ये जो एफ एक्स पार्ट है इज प्रोड्यूसिंग डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो मेरा जो वर्क का फॉर्मूला था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. तो अब अगर हम फोर्स को देखें तो जरूरी नहीं है कि सारी फोर्स डिस्प्लेस करे, बट जरूरी है कि सिर्फ फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो ही डिस्प्लेसमेंट करवाता है. तो ये जो फॉर्मूले में मैंने एक्स पुट कर दिया, बात समझ आई? यस सर. और एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ कॉस थीटा. एफ कॉस थीटा. तो एफ एक्स विल बिकम एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी. अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिख दूं तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा एफ डी कॉस थीटा. तो ये वही डॉट प्रोडक्ट वाली चीज बन गई. यस सर. तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी. सो ये जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल करके दिखाई है उसमें मैंने सिंपल फोर्स की एग्जाम्पल लेके जो है वो वर्क डन का फॉर्मूला लिया. फॉर्मूले के अंदर मैंने देखा कि फोर्स का सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, या फिर फोर्स का वो कंपोनेंट है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारा वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से वर्क डन हो रहा है. ये जो डब्ल्यू वाई है ये कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा. परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ वो कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा. इसकी वजह से जो वर्क है वो जीरो है, सिर्फ एफ एक्स वर्क प्रोड्यूस कर रहा है. सो जब मैंने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया कॉस थीटा वाला, तो मेरे पास जो फॉर्म बन गई है फॉर्मूले की वो बिल्कुल सिमिलर है दैट इज जो अभी हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर सीखी. तो यहां से हमने ये सीखा दैट वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and displacement. समझ आ गई बात, ये एग्जाम्पल? यस सर. ठीक है. सो नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर. दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ, ये भी खास तौर पे एमसीक्यूज के अंदर बहुत ज़्यादा बार आई है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. एमसीक्यू की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, सो इसको आसानी से जो है वो एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है. जिसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी उसमें ये देखा कि अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लें, या फिर वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ ले लें, तो ये हमेशा बराबर होते हैं, जिसके लिए हमने ये कहा कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव.
पहली प्रॉपर्टी क्लियर है? ये इसको एग्जाम्पल के साथ करके भी देखा था हमने। यस सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब मैं अपनी वर्क वाली एग्जांपल के अंदर से एक और प्रॉपर्टी निकालता हूं कि यहाँ वर्क के अंदर हमने देखा कि वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, और इस यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है उसमें मैंने ये देखा कि वर्क सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होता है, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से नहीं होता। वर्क डन या डॉट प्रोडक्ट सिर्फ उस वक्त होगा जब दो वेक्टर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर ना हो। अगर परपेंडिकुलर, लाइक यहीं पे मैं एग्जांपल ले लूं, ये मेरे पास बॉक्स है और मैं इस बॉक्स के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूं, तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी? नो सर। नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा जीरो आता है व्हेन द फोर्सेस आर या वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। सो दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी डॉट प्रोडक्ट की वो कुछ इस तरह से है कि इफ two vectors are perpendicular, then dot product is zero. इसकी भी मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर मेरे पास ये है और दूसरा वेक्टर ये है बी, तो यहाँ इस केस के अंदर मैं प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ ना कि ये बी का प्रोजेक्शन फॉर्म हो रहा है ए के ऊपर यहाँ से यहाँ तक, तो मैं यहाँ पे ए डॉट बी डिफाइन कर सकता हूँ ए बी कॉस थीटा से। बिल्कुल इसी तरह से अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, लाइक ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन अब भी बन सकता है वेक्टर ए के ऊपर, दैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ऑन ए। अगर मैं दो वेक्टर इस तरह से बनाऊं दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो अगर ये इस तरह से वेक्टर्स हैं तो वेक्टर बी का जब मैं प्रोजेक्शन बनाऊंगा ए पर या ए का प्रोजेक्शन बनाऊंगा वेक्टर बी पे तो प्रोजेक्शन नहीं बनेगा। समझ आइए बात? सर कहाँ पे प्रोजेक्शन नहीं बनेगा? देखो जैसे मैंने दो एग्जांपल बनाई ना, जब मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया ए, दूसरा वेक्टर आ गया मेरे पास बी, तो अगर मुझे कहा जाए बी का प्रोजेक्शन बनाओ ए के ऊपर, जैसे अभी मैंने पीछे एग्जांपल्स के अंदर किया था, तो मैं बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर इसी तरह बनाऊंगा ना। यस सर। ये हो जाएगा बी एक्स और ये हो जाएगा बी वाई। यही काम हम यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो ये वाला काम हम नहीं कर सकते। अब देखो जरा बना के देखो, वेक्टर बी का कंपोनेंट ए के ऊपर बनेगा? नो सर। नहीं बनेगा। इसी तरह वेक्टर ए का वेक्टर बी पे या वेक्टर बी का वेक्टर ए पे कोई कंपोनेंट या कोई प्रोजेक्शन फॉर्म नहीं होगा। सो हमने कह दिया कि if two vectors are perpendicular then the dot product is zero। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा जीरो के बराबर होता है, और ये हम इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं। सो लेट सपोज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए और बी की चाहे वैल्यूज कुछ भी हो, थीटा की वैल्यू जो है वो 90 आ जाएगी, और cos 90 अगर हम पुट करें तो cos 90 इक्वल होता है जीरो के। तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू जीरो। क्लियर है ये बात? यस सर। ओके। सो हमारे पास जो तीन यूनिट वेक्टर्स थे आई जे एंड के, आई क्या होता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे क्या होता है अलोंग वाई एक्सिस, और के क्या होता है अलोंग जेड एक्सिस। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूं, लेट सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास जो है वो वाई एक्सिस आ गया, और ये मेरे पास हो जाएगा जेड एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान क्या एंगल होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। इसी तरह से y और z के दरमियान भी 90 होता है, y और x के दरमियान भी 90 होता है। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो कहलाता है i, y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो कहलाता है j, और z डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो कहलाता है k। इसका मतलब है i और j आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, j और k आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और i और k भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इन दोनों के दरमियान जो है वो 90 डिग्री फॉर्म होता है, इन दोनों के दरमियान भी 90 डिग्री फॉर्म होता है,
और इन दो के दरमियान भी एंगल जो है वो 90 डिग्री फॉर्म होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल दीज यूनिट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ लूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0। सिमिलरली अगर मैं आई का डॉट प्रोडक्ट के साथ लूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0। इसी तरह से अगर मैं जे का डॉट प्रोडक्ट जो है वो के साथ लूंगा इट विल बिकम 0। समझ आई ये बात? मतलब हमने cos 90 करके हमने देखा तो सबका प्रोडक्ट 0 बन रहा था। हाँ, क्योंकि परपेंडिकुलर, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आई जे के आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो है वो बहुत कॉमन सा वो हमारी सपोजिशन है कि एक्सिस तीनों जो है वो आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी में हमने कर पढ़ा कि दिस प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा कि दे इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। ओके ठीक सर। है, ओके। इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में हो, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर है बी। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जब हम ऐसे पैरेलल वेक्टर्स का आपने। पैरेलल कह लें या फिर सुपर इम्पोज किए हुए या कुछ भी कह लें, सेम डायरेक्शन को हाँ कह सकते हैं कि ये पैरेलल है। सो सेम डायरेक्शन में हो तो ऐसे वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी विल बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो हमारा जो कॉस 0 है इट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम आएगा। सो उस प्रॉपर्टी को मैं यहां लिख देता हूं दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स is equal to the product of their magnitude। क्लियर है ये? सर ये ए और बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड वाली बात समझ नहीं आई। देखो, ये जो ए डॉट बी अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो मेरे पास आंसर ये ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं तो कॉस 0 बराबर होता है 1 के। तो ये पूरा फैक्टर जो है वो कॉस थीटा वाला वो हो जाएगा 1 के बराबर। तो ए डॉट बी मेरे पास सिर्फ बच गया ए मल्टीप्लाई बाय बी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके सर। ओके, सो यही वाली प्रॉपर्टी अगर हम देखें, सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है वो जो आई और डॉट प्रोडक्ट अगर मैं आई के साथ ही लूं तो मेरा जो आंसर है इट विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मैं जे का डॉट प्रोडक्ट जे वेक्टर के साथ लूं इट विल बी इक्वल टू 1। एंड इसी तरह से अगर मैं के वेक्टर का के वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो इक्वल आएगा 1 के। जैसे हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में किया कि आई जे का और जे के का और आई के का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा बिकॉज वो परपेंडिकुलर होते हैं। और आई आपस में सेम डायरेक्शन में, जे और जे आपस में सेम डायरेक्शन में और के आपस में सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब है इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। फिर सर आई और जे और के का 90 होता है लेकिन आपस में ये लोग पैरेलल होते हैं तो 1 होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब है एक दूसरे के साथ इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। और ये अपने आप के साथ पैरेलल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि अपने आप के साथ जब सेम ये डायरेक्शन के अंदर सेम एक्सिस पे अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो उसका आंसर हमेशा या मैग्नीट्यूड 1 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर।
अच्छा, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ. So dot product of a vector with itself is equal to square of its magnitude. So इसका मतलब ये होगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक वेक्टर है, अगर इस वेक्टर का अपने आप के साथ मुझे मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट लेना है तो मैंने एक और ए ड्रॉ कर दिया. अब देखो कोई भी वेक्टर अपने आप के साथ तो हमेशा सेम डायरेक्शन फॉर्म करेगा ना. यस सर. सो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ, सो ये बराबर हो जाएगा पहले वाले ए का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले ए का मैग्नीट्यूड, जो कि ऑब्वियसली सेम ही है, एंड साथ में आ जाएगा कॉस थीटा. सो यहाँ पर भी जब सेम डायरेक्शन में थीटा इज इक्वल टू 0 एंड कॉस 0 विल बी इक्वल टू 1, तो मेरे पास ए डॉट ए इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये वाला एक ए आ जाएगा और एक यहाँ से ए आ जाएगा, सो इट विल बिकम ए स्क्वायर. सर हमने ये प्रॉपर्टी पीछे नहीं की अभी थर्ड पॉइंट में. नहीं, वो थोड़ी डिफरेंट थी. देखो वो क्यों थी डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था आई डॉट आई, आई डॉट आई को मैंने आई स्क्वायर नहीं किया. क्यों नहीं किया? बिकॉज आई है क्या चीज, आई जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मतलब है कि आई का जो मैग्नीट्यूड है इट विल बी इक्वल टू 1. तो एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों रिलेटेड हैं, बिल्कुल सिमिलर है. इसको मैं एक और तरीके से करके यहाँ दिखा देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल वेक्टर आई का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर आई के साथ ही, दैट इज द यूनिट वेक्टर, सो इट विल बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड कॉस थीटा. यहाँ पर थीटा 0 है तो कॉस 0 1 हो जाएगा. तो इसका मतलब है आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ इट विल बिकम आई स्क्वायर. यहां तक बात क्लियर है? यस सर. और चूंकि आई जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, सो यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1 के बराबर. तो जब मैं यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1. वही बात हो गई. यस सर. यहाँ पे हमने तो ए और ए को मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्योंकि 1 था तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हाँ आंसर है. बिल्कुल सही है. यहाँ जो वेक्टर ए मैंने लिया है इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ जो आई है इट इज अ यूनिट वेक्टर है जिसकी वैल्यू 1 होती है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. तो जब 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आएगा. सो ये वाले जो चौथी प्रॉपर्टी है हम कह सकते हैं इट इज जनरल प्रॉपर्टी. यही वाली प्रॉपर्टी आई और आई पे अप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा. अगर ये प्रॉपर्टी किसी एक वेक्टर के उसके खुद के साथ ही करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा. लेकिन सर यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो 0 है और 0 की वैल्यू 1 है. यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा. हाँ ए ही आएगा. कॉस 0 की वैल्यू 1 नहीं है, कॉस 0 की वैल्यू 1 है. तो ये जो पूरा कॉस 0 होगा ये इक्वल्स टू 1 आएगा, और जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है. ओके सर. ओके, सो जे स्क्वायर इक्वल्स टू 1. इसी तरह के डॉट के इज इक्वल्स टू के स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. सो लास्ट प्रॉपर्टी है ओके. सो एक डॉट प्रोडक्ट को जो है वो उसके हमारे सॉल्व करने का तरीका या रिप्रेजेंटेशन बताई हुई है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वेक्टर हो जिसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट. तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, उसका हो जाएगा ये एक्स कंपोनेंट, इसी तरह से एक हो जाएगा वाई कंपोनेंट, और इसी तरह से एक हो जाएगा z कंपोनेंट. x कंपोनेंट के अलोंग आ जाएगा i, y कंपोनेंट के अलोंग आ जाएगा j, और z एक्सिस के अलोंग हो जाएगा वेक्टर यूनिट वेक्टर k. बिल्कुल इसी तरह से एक वेक्टर b ले लेता हूं मैं, वो इक्वल होगा bx प्लस by प्लस bz, जिसमें ये तीनों सब वेक्टर्स मौजूद हैं, और उसके यूनिट वेक्टर्स अगर मैं प्लेस करूं
सो इट आई जे एंड के। ये बात समझ आ गई? दो वेक्टर मैंने सपोज किए हैं। यस सर। ओके, सो अगर मैं ए डॉट बी लिख रहा हूं तो ए डॉट बी मेरे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसी तरह से डॉट और बी की वैल्यू आ जाएगी, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, अब नॉर्मल अलजेब्रा वाली मल्टीप्लिकेशन होती है कि यहाँ हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता है, उसमें 3 टर्म्स है। यहाँ मेरे पास एक नंबर होता, उस एक्सप्रेशन होता, उसमें भी 3 टर्म्स हैं। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते? पहले इसको जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करते, फिर इस पहली टर्म को दूसरी के साथ, फिर पहली को तीसरी के साथ, इस तरह से सेकेंड को तीनों के साथ, और फिर थर्ड को तीनों के साथ। इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं हम अलजेब्रा में। यस सर। ओके, सो जब मैं पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? ए एक्स आई बी एक्स आई। ए एक्स बी एक्स, और एक ये वाला आई, और एक ये वाला आई। समझ आया? यस सर। और आई डॉट आई किसके बराबर होता है पूरा? 1। 1 के बराबर होता है। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैं हटा देता हूं। समझ आई बात? यस सर। अच्छा, इसी तरह से अब ए एक्स आई को मैं यहाँ सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा ए एक्स बी वाई एंड आई डॉट जे। सो ये आई डॉट जे किसके बराबर होता है? 90 डिग्री। आई डॉट जे जो है वो ये पूरा, अभी पीछे हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा, मैं दिखा देता हूँ। आई डॉट जे कहाँ गया? आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 के बराबर होते हैं। और वो कहाँ गया? एक प्रॉपर्टी में हमने किया था, ये रहा। यहाँ पे हमने किया था कि आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो एंड जे डॉट के जीरो, जो आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये पूरी चीज 0 के बराबर आ गई। जब 0 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई? 0। ये बात समझ आ गई? यस सर। ओके, सो अब इसी तरह से मैं जो है वो अब मल्टीप्लाई करता हूँ उसको थर्ड टर्म से। तो जब इस फर्स्ट टर्म को मैं थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 आएगा। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x कंपोनेंट सिर्फ x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी दोनों कंपोनेंट के साथ 0 हो जाएगा। जी सर। इसी तरह से y कंपोनेंट जो है वो y कंपोनेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी जो कंपोनेंट्स है वो 0 हो जाएंगे। सो ये j नहीं आएगा यहाँ बिकॉज इसका डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया। प्लस z कंपोनेंट जो है वो z कंपोनेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, z कंपोनेंट के x और y के साथ जो प्रोडक्ट है वो 0 हो गए। समझ आ गई बात? यस सर। ओके, सो a डॉट b का फॉर्मूला क्या पढ़ा था पीछे हमने? ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का हमने पढ़ा था कि ए बी कॉस थीटा, where these two AB are vectors AB and these two AB are the magnitude of those vectors AB। तो अगर मैं इस A डॉट B की जगह इसका फॉर्मूला पुट कर दूं so it will become AB cos theta and AX BX plus AY BY plus AZ DZ।
अगर मैं यहाँ से जो है वो कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं ताकि मैं एंगल को फाइंड आउट कर सकूं, अगर या मुझे एंगल फाइंड करना हो तो कॉस थीटा को मैं यहीं रहने दूं, तो मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो ये मेरी लास्ट प्रॉपर्टी है, या फिर एक तरह से दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल फॉर्म होता है जिनके डॉट प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसका एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है। लास्ट में हम जो है वो उसको कॉस इनवर्स कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, सो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो उसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और फिर जो है वो डॉट नेक्स्ट जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।